नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का पहला संबोधन। पाकिस्तान को भारतीय सेना की सख्त चेतावनी, जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार है भारतीय सेना। भारत की तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत की एयर डिफेंस सिस्टम दीवार की तरह खड़ी और इसको भेदना दुश्मन के लिए असंभव था। फुस्त साबित हुई पाकिस्तान की मेड इन चाइना हथियार। डीजी ऑपरेशंस ने कहा, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने मेड इन चाइना PL-15 मिसाइलों और तुर्की के ड्रोन्स सहित पाकिस्तान से आए सभी ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया। भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों के बीच आज होगी अहम वार्ता के बाद होगी आगे की रणनीति तय। भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का जताया आभार। कहा, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संदेश भारतीय सेना ने दिया, अदम्य साहस का परिचय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का सैन्य कार्रवाई के बाद यह पहला संबोधन है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला संबोधन होगा। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले कई दिनों से शुरू हुआ तनाव करीब करीब शांत हो चुका है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर शांति का माहौल है। बीती रात सीमा पर कोई फायरिंग नहीं हुई। आज भी दोनों देशों के बीच DGMO स्तर की बैठक होगी। इससे पहले तीनों सेनाओं के DGMO की प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान के साथ संघर्ष से जुड़ी अहम जानकारी साझा की गई। वायुसेना के सैन्य महानिदेशक एयर मार्शल AK भारती ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है, इसलिए हमने पहले आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान को जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वो खुद जिम्मेदार। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में चाइनीज ओरिजिन की मिसाइल शामिल थी, जिन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained
crew, and air defense systems. As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. वहीं थल सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों के चरित्र में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम तक आते आते आतंक के पाप का घड़ा भर चुका था। अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। ऐसे ही एक पोस्ट में भारत और पाकिस्तान को होने वाले नुकसान का CNN के लोगों के साथ एक इन्फोग्राफिक्स वायरल हो रहा है। PIB फैक्ट चेक की टीम ने इस पोस्ट को पूरे तरीके से भ्रामक बताया। सोशल मीडिया पर यह इन्फोग्राफिक्स फर्जी है और प्रचार अभियान का हिस्सा है। CNN की तरफ से कभी भी ऐसी कोई स्टोरी या इन्फोग्राफिक्स नहीं चलाया गया है। PIB ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि दहशत फैलाई जा सके। आतंकवादी हमले को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर देश भर में ब्लैकआउट एक्शन प्लान किया गया, जिसमें सायरन बजाकर लोगों को इस समस्या से जागरूक किया गया। आपदा की स्थिति में लोग पैनिक न हो और सोच समझकर काम लें, इसे लेकर वीडियो साझा किया गया। और आपदा खत्म होने के बाद जन कल्याण सेवा का बहुत महत्व है। इस सेवा के जरिए लोगों तक राहत पहुंचाई जाती है। ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, इससे जागरूक होने के लिए भी वीडियो साझा किया गया। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि भारतीय वायुसेना की सभी हवाई पट्टियां सुचारू रूप से काम कर रही हैं और उन्होंने पाकिस्तान DGISPR के भारतीय हवाई अड्डों पर हमले के दावे को निराधार और भ्रामक बताया है। देश के 32 एयरपोर्ट्स से फिर से संचालन शुरू हो गया है। इससे पहले इन एयरपोर्ट्स को 15 मई तक बंद करने का निर्णय लिया गया था। इसे लेकर अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नया अपडेट दिया है। AAI ने बताया है कि ये सभी हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए उपलब्ध है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा है कि 15 मई 2025 को सुबह
5:29 तक 32 हवाई अड्डों पर नागरिक विमान संचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की अधिसूचना जारी की गई थी। अब सूचित किया जाता है कि ये हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति सीधे एयरलाइन से जांचें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइंस की वेबसाइट पर नजर रखें। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी अड्डों का न केवल सफाया किया गया बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक दृढ़ और सख्त संदेश भी दिया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संदेश है, जो भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। जिस प्रकार आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है, भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। संबित पात्रा ने कहा कि भारत के आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को पूर्ण वैश्विक समर्थन मिला है। 50 वर्षों से अधिक तक जो टूल्स इस्तेमाल नहीं किए गए, उन टूल्स को भारत ने इस्तेमाल किया। 6 और 7 मई की रात 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखाया कि केवल एलओसी नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पार भारत आतंक को खत्म कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और सबसे बड़ी बात है, तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। 50 वर्षों से भी अधिक समय तक जो टूल्स कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जिस क्षेत्र में भारतवर्ष कभी नहीं गया था, वह टूल्स इस्तेमाल किए गए और अपने आप में भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि केवल एलओसी नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके भी भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को प्रिसाइसली उस पर हमला कर सकता है और आतंकवाद के खौफ को समाप्त कर सकता है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य ऐसे आतंकी ठिकानों तक पहुंचना था जहां आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। भाजपा नेता ने कहा कि भारतीय सेना ने बेहद संतुलित तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और नागरिकों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा। इस पूरे ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था, इसे समझने की आवश्यकता है। नंबर 1 लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में हैं पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना यह लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना। तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमींदोज करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंजुरी नहीं होना। और अंतिम लक्ष्य था किसी प्रकार के मिलिट्री, जो पाकिस्तान का मिलिट्री या सैन्य बेस हो, उसके ऊपर हमला नहीं करना। अर्थात यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुसकर के उनके 11 एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी अड्डों का न केवल सफाया किया गया बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक दृढ़ और सख्त संदेश भी दिया गया।
क्या था पहले और क्या हुआ बाद में, आप देख सकते हैं, परखच्चे उड़ गए। यह है प्रिसीशन ऑफ इंडियाज अटैक। 11 एयर बेसेस को हमने ध्वस्त किया और इसमें एक बड़ा विषय है, पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में उनके निवास पर एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के समन्वय पर चर्चा हुई। इस बैठक में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार अब रक्षा बलों के साथ और अधिक समन्वय के साथ कार्य करेगी। बैठक में राज्य की सुरक्षा और तैयारियों को लेकर इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी उपस्थित थे। भारतीय सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल पवन चड्ढा, कर्नल संदीप सिंह, भारतीय नौसेना की ओर से रियर एडमिरल अनिल जग्गी, नौसेना कमांडर नितेश गर्ग और भारतीय वायुसेना की ओर से एयर वाइस मार्शल रजत मोहन बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने जिस शक्ति और सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया वह अद्वितीय है। मैं रक्षा बलों को सलाम करता हूं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नगरीकरण को और विस्तार देने के अभियान ने गोरखपुर जैसे छोटे शहर को भी आज न केवल विकास दिया है, बल्कि आज उत्तर प्रदेश के महानगरों में गोरखपुर की गिनती आती है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ विस्तार हुआ है। हमारा देश समृद्धि को प्राप्त हो, यह हमारा एक संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। हम भी अपना योगदान दे सके देश के विकास में, ये हम सब के मन में एक पवित्र भाव होना चाहिए। और उसी भाव के साथ प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नगरीकरण को और विस्तार देने के क्रम में अर्बनाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ फैलाने का एक विस्तृत अभियान सरकार ने लिया। भारत पाकिस्तान सीमा पर हुए सीज फायर के कारण घरेलू शेयर बाजार में आज भारतीय शेयर बाजार में रौनक बनी हुई है। भारतीय शेयर बाजार आज शानदार तेजी के साथ खुले और सेंसेक्स 2975 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 900 से अधिक अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। ये तेजी भारत पाक तनाव कम होने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की सैन्य और रणनीतिक क्षमता के एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन के कारण देखी गई। साथ ही शेयर बाजार में रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखने को मिली। जेन टेक्नोलॉजीज, भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे अन्य रक्षा क्षेत्र के शेयरों में जबरदस्त कारोबार देखने को मिला है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। कोहली ने अपने भावुक पोस्ट में टेस्ट क्रिकेट के प्रति अपने जुनून, इस प्रारूप से मिली सीख और अपने 14 साल के शानदार सफर को साझा किया। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ये बात चल रही थी कि कोहली ने बीसीसीआई को अपने संन्यास के बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन बीसीसीआई ने आगामी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को देखते हुए उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। हालांकि कोहली ने टेस्ट से संन्यास लेने का ही फैसला किया है। इससे पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। एक हफ्ते के अंदर 2 दिग्गज खिलाड़ियों के संन्यास से क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका लगा है। विराट कोहली के संन्यास के साथ ही भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक अध्याय का अंत हो गया। मध्य नाइजीरिया के बेनुए राज्य में 4 अलग अलग हमलों में बंदूकधारियों ने 23 लोगों की हत्या कर दी है। ये हमले शनिवार रात 4 गांवों में हुए।
रेड क्रॉस के एक अधिकारी ने बताया कि उकुम इलाके में 8 लोग मारे गए, जबकि पास के लोगों में 9, गुमा और क्वांडे में 3-3 लोग मारे गए। उन्होंने बताया कि कई अन्य घायल भी हुए हैं। श्रीलंका आज बौद्ध कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन वेसाक पोया को मना रहा है। श्रीलंका के शहर नुवारा एलिया में आज राज्य वेसाक महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण की याद में मनाया जाता है। वेसाक पोया पूरे द्वीप में गहरी आध्यात्मिक भक्ति और जीवंत सार्वजनिक प्रदर्शनों के साथ मनाया जा रहा है। नुवारा एलिया में हजारों श्रद्धालु वेसाक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मंदिरों, सड़कों और घरों को रंग बिरंगी लालटेनों और बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाले पंडालों से सजाया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने शनिवार को बौद्ध वर्ष 2569 के उपलक्ष्य में सप्ताह भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया। समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को मान्यता देने के लिए श्री संन्यास पत्र प्रदान किए गए। सरकार ने 10 से 16 मई को राज्य वेसाक सप्ताह घोषित किया है। समारोह के हिस्से के रूप में पूरे द्वीप में 8,500 से अधिक अस्थायी स्टॉल या दंसल पंजीकृत किए गए हैं, जो निःशुल्क भोजन और जलपान प्रदान करते हैं। अमेरिका का चीन के साथ व्यापार समझौता हो गया है। वार्ता के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने के लिए समझौते की बात कही। वहीं चीनी अधिकारियों ने कहा कि दोनों पक्ष महत्वपूर्ण आम सहमति पर पहुंच गए हैं और एक और नए आर्थिक वार्ता मंच शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। जिनेवा में हुई वार्ता का ब्यौरा आज सामने आएगा। वार्ता के बाद अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच बहुत महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता में पर्याप्त प्रगति हुई है और इस समझौते की जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस समय 1200 अरब डॉलर के व्यापार घाटे में है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। चीन के उप वाणिज्य मंत्री ली चेंगोंग ने कहा कि इसमें दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी। और इन्हीं खबरों के साथ मुझे और शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।